नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिका से, जहां व्हाइट हाउस से चौंकाने वाला दावा सामने आया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल विजेता मारिया कोरिना मचांडो ने कहा कि उन्होंने अपना नोबेल पदक ट्रंप को भेंट किया है, जिसे वो लोकतंत्र की लड़ाई में समर्थन का प्रतीक बता रही हैं। देश की राजनीति में भी हलचल है। असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर विवाद तेज हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया के बाद यह बहस धर्म और राष्ट्र की पहचान तक पहुंच गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी हालात बिगड़े हुए हैं। नॉर्थ दिनाजपुर के चाकुलिया में मतदाता सूची को लेकर विरोध हिंसक हो गया, जहां भीड़ ने बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसी बीच ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ गया है। और बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात विस्फोटक बने हुए हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और कुछ छात्र संगठन पाकिस्तान के आईएसआई की भूमिका तक के आरोप लगा रहे हैं। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया। मचाडो के प्रेसिडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं। अब बोली अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की जेल, देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के टूटने का खतरा, सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृह मंत्री हक्कानी के गुट आपस में भिड़े। यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा। मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। 10 साल पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 2,21,00,000 लोगों को रोजगार मिला। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन अब वॉशिंगटन से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक ट्रंप को भेंट कर दिया। मचाडो के मुताबिक ये कदम वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी की लड़ाई में ट्रंप पर भरोसे का प्रतीक है। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई ये मुलाकात उनके लिए अहम रही। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, मानव अधिकारों के मुद्दे और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में वो पदक स्वीकार किया, तो मचाडो ने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए बात को टाल दिया। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मारिया कोरिना मचाडो से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने मचाडो को साहसी महिला बताया और कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। ट्रंप ने ये भी लिखा कि मचाडो ने उनके कामों से प्रभावित होकर अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें गिफ्ट किया है और ये आपसी सम्मान का एक शानदार संकेत है। लेकिन इसी दावे के साथ एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो गया, क्या नोबेल शांति पुरस्कार को किसी और को दिया या ट्रांसफर किया जा सकता है? इस पर नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था नोबेल कमेटी पहले ही साफ कर चुकी है कि ये सम्मान ना तो हस्तांतरित किया जा सकता है, ना साझा किया जा सकता है और ना ही किसी और को सौंपा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भले ही पदक प्रतीकात्मक रूप से दिया गया हो, लेकिन कानूनी और आधिकारिक तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार अब भी मचाडो के नाम ही रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पदक स्वीकार कर सकते हैं, इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता बन गए हैं। नोबेल समिति का रुख इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है कि ये सम्मान वापस नहीं लिया जा सकता और न ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से देश की राजनीति में जोरदार बहस छिड़ गई है। ओवैसी ने कहा कि संविधान किसी महिला या बुर्का पहनने वाली महिला को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता और एक दिन ऐसा जरूर आएगा। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तकनीकी रूप से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उनका मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू होगा। इसी टिप्पणी ने सियासी टकराव को और तेज कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन उन्हें संविधान की भावना की समझ नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि शर्मा की सोच पाकिस्तान जैसी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में एक ही समुदाय के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की बात लिखी गई है, जबकि भारत का संविधान इससे ठीक उलट है। ओवैसी ने साफ कहा कि भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ देश है, जहां संविधान धर्मनिरपेक्षता,
समानता और आजादी की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ये देश किसी एक मजहब या समुदाय का नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। यहाँ वो व्यक्ति भी बराबर का नागरिक है जो भगवान को मानता है और वो भी जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ओवैसी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक पहचान के आधार पर सत्ता तय होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भारत को पाकिस्तान जैसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ओवैसी के मुताबिक अगर संविधान को सही मायनों में समझा जाए तो प्रधानमंत्री बनने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पहनावे से जुड़ा हो। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद पर हिंसा की मार पड़ी है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में मतदाता सूची यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध हिंसक हो गया। करीब 300 लोगों की भीड़ ने बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की, सरकारी दस्तावेज जलाए और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। करीब 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस पर पथराव में स्टेशन इंचार्ज घायल हुए और इलाके में दहशत फैल गई। पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया मतदाता सूची आज हिंसा की आग में झुलस रही है। नॉर्थ दिनाजपुर के चाकुलिया में गुस्से से भरी भीड़ ने प्रशासन के एक दफ्तर को कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया। बता दें कि एसआईआर के खिलाफ विरोध अब हिंसक हो चुका है। गुरुवार को करीब 300 लोगों की भीड़ ने बीडीओ ऑफिस पर धावा बोल दिया। कंप्यूटर तोड़े गए, फाइलें फाड़ी गईं, सरकारी दस्तावेज जलाए गए, फर्नीचर तहस नहस किया गया और आखिरकार दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस आगजनी और तोड़फोड़ में करीब 20 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हालात और बिगड़ गए, क्योंकि भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें चाकुलिया थाने के स्टेशन इंचार्ज घायल हो गए। फायर ब्रिगेड को रोकने के लिए सड़कों पर टायर जलाए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। वहीं पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हालात और बिगड़ गए, क्योंकि भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें चाकुलिया थाना के स्टेशन इंचार्ज घायल हो गए। फायर ब्रिगेड को रोकने के लिए सड़कों पर टायर जलाए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। इलाका देर तक धुएं, डर और दहशत में डूबा रहा। हालांकि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। चाकुलिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने साफ कहा है कि बीडीओ और एईआरओ ने लिखित शिकायत दी है कि सरकारी अधिकारी घायल हुए हैं और एसआईआर सुनवाई स्थलों पर कड़ी सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुस्सा क्यों है? तो आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन्हें बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, बार बार सुनवाई के लिए बुलाकर परेशान किया जा रहा है। अब इस बवाल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का आरोप है कि एसआईआर का विरोध जानबूझकर मुस्लिम बहुल इलाकों में भड़काया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची का काम रोका जा सके और जनसंख्यिकी में बदलाव किया जा सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ईडी के बीच टकराव भी अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी और राजनीतिक आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर बनी हुई है। यानी एक तरफ अदालत में संवैधानिक बहस, दूसरी तरफ सड़कों पर हिंसा और आगजनी। अब सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं है, सवाल है क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया डर और हिंसा के साए में चलेगी या कानून, संवाद और संविधान हालात पर काबू पाएंगे। बंगाल की राजनीति और प्रशासन आज एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। अब आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले से जुड़े हर एक अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ कारोबार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश उन्होंने सोशल मीडिया पर तुरंत प्रभावी बताया। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आलोचकों का कहना है कि इसमें वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ेगा और ब्रिक्स जैसे समूह निशाने पर आ सकते हैं। भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। सरकारी स्रोतों के मुताबिक भारत ईरान का व्यापार कुल मिलाकर बहुत छोटा है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित रहने की संभावना है। भारत का व्यापार ईरान के साथ लगभग 1.6 अरब डॉलर का है और इसका भारत के कुल व्यापार में हिस्सा बहुत कम है।
लेकिन सीधे आर्थिक झटका संभवतः बड़ा नहीं दिखता, लेकिन इसका द्विपक्षीय राजनीतिक और कूटनीतिक असर जरूर है। भारत इस साल ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का मेजबान है, जहां वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक एजेंडे पर बड़े निर्णय होने हैं। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है, इसलिए अमेरिका की ये नीति ब्रिक्स समूह पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैरिफ रणनीति डॉलर के वर्चस्व को बचाने और विश्व स्तर पर अपनी आर्थिक शक्ति बनाए रखने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। कई देशों ने अब डॉलर मुक्त व्यापार की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं, जिससे अमेरिका को चिंता है कि उसका आर्थिक प्रभुत्व कमजोर हो सकता है। भारत को लेकर अलग चिंता भी उठ रही है, क्योंकि यूएस ने पहले ही रूस के संदर्भ में भारी टैरिफ लगा चुका है, जिससे भारत यूएस व्यापार में तनाव बढ़ा है। इसका असर भारतीय निर्यात सुनिश्चित करने और बाजार प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ सकता है। वैश्विक व्यापार पर इन टैरिफों के असर से बाजारों में दबाव महसूस किया जा रहा है, खासकर उन देशों में जो ईरान या अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। चीन सहित कई प्रमुख देशों ने अमेरिका के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। बांग्लादेश इस वक्त गहरे राजनीतिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हालात तनावपूर्ण हैं। इसकी बड़ी वजह छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या मानी जा रही है, जिसने देश भर में आक्रोश भड़का दिया है। हादी लोकतंत्र और सेना की भूमिका पर खुलकर सवाल उठाते थे। अब कुछ छात्र नेताओं ने हालात बिगड़ने के पीछे आईएसआई की भूमिका तक का आरोप लगा दिया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। और वहीं छात्र नेता उस्मान हादी के बयान के कुछ ही समय के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद छात्रों और युवाओं में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। ढाका समेत कई शहरों में मीडिया दफ्तरों और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। छात्र संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को डराने की कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान का नाम भी सामने आने लगा है। कुछ छात्र नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका हो सकती है। उनका दावा है कि सेना और कुछ कट्टरपंथी गुटों के जरिए हालात को जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है, ताकि देश में डर और अराजकता का माहौल बने। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन दावों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें आने लगी। कई इलाकों में घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिससे अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। लोग सवाल उठा रही हैं कि क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो आज के इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।